नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की हार के बाद भाजपा नेताओं में टक्कर, सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम की वजह से बीजेपी को मिली चुनावी जीत, समाजवादी पार्टी ही है विकल्प, जमकर बरसे अखिलेश। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तब आपके 85 सांसद क्या कर रहे थे, द कश्मीर फाइल्स को लेकर कांग्रेस का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में हार पर मंथन के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा, प्रियंका की लगातार तीसरे दिन बैठक। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एमसीडी चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी, कहा केंद्र के हस्तक्षेप के बिना हो इलेक्शन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी में जो भाजपा को सीटों का नुकसान हुआ है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी असर करेगा और भाजपा को नुकसान होगा उत्तर प्रदेश में, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि अखिलेश यादव की हार का जिम्मेदार ईवीएम है या नहीं। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की हार के बाद भाजपा नेताओं में टक्कर, सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। जी हां दोस्तों, डिप्टी सीएम व सिराथू विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे केशव प्रसाद मौर्य की हार के बाद अब सोशल मीडिया में भाजपा की कद्दावर नेताओं की राड़ छिड़ गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर के पति जितेंद्र सोनकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारियों पर डिप्टी सीएम से पैसा लूटने का आरोप लगाया और इसके बाद सोशल मीडिया में तमाम आपत्तिजनक पोस्ट वायरल हो रहे हैं। बुधवार को सोशल मीडिया पर जितेंद्र सोनकर का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम की हार के पीछे भाजपा जिला अध्यक्ष अनीता त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष आशीष केसरवानी उर्फ बच्चा व महामंत्री संजय जायसवाल को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईवीएम की वजह से बीजेपी को मिली चुनावी जीत, समाजवादी पार्टी ही है विकल्प, जमकर बरसे अखिलेश। यहाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश की जनता ने अपने जनादेश से समाजवादी पार्टी को भाजपा का विकल्प मान लिया है। उन्होंने कहा कि जनता कार्यकर्ताओं के सहयोग से समाजवादी पार्टी की सीटों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और चुनाव के तुरंत बाद बढ़ती महंगाई, खराब कानून व्यवस्था को भाजपा के खिलाफ जनता की नाराजगी और बढ़ गई है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि सच तो ये है कि भाजपा को संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। वो छल और बल की राजनीति और धन बल की ताकत की आजमाइश से सत्ता में बने रहना चाहती है और जिस तरह से भाजपा ने सरकार बनाई है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ईवीएम से भाजपा को चुनावी जीत मिली है, नैतिक जीत समाजवादी पार्टी की हुई है। भाजपा की ताकत पहले से घट सरकार पर हमला करते हुए कहा कि समाजवादी सरकार ने प्रदेश में जो बुनियादी ढांचा तैयार किया था, भाजपा ने उसे बर्बाद कर दिया है। भाजपा ने इसे डायल 112 करके कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्गति के फलस्वरूप कोविड से लाखों लोगों की मौत हो गई। भाजपा सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जनता बधाई के पात्र है। उसने 2022 चुनाव में अपने मतों से भाजपा को सबक सिखाने का काम किया है। उसने प्रदेश की राजनीति में भाजपा के विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को चुनकर देश की राजनीति में बदलाव का भी संकेत दे दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तब आपके 85 सांसद क्या कर रहे थे, द कश्मीर फाइल्स को लेकर कांग्रेस का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर पीएम मोदी और उस समय के भाजपा सांसदों की भूमिका को लेकर जमकर हमला बोला है। सुरजेवाला ने पूछा कि पीएम मोदी बताएं कि जब 1990 में कश्मीरी पंडित आतंक और बर्बरता के साये में पलायन को मजबूर हुए, तब भाजपा के 85 सांसद जिनके समर्थन से केंद्र की वीपी सिंह सरकार चल रही थी, वो क्या कर रहे थे। मुख्यमंत्री को हटाकर उनके बिठाए राज्यपाल ने सुरक्षा देने की बजाय पंडितों को पलायन के लिए क्यों उकसाया। रणदीप सुरजेवाला ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि क्या देश के पीएम बापू के आदर्शों से लेकर कश्मीरी पंडितों के दर्द तक सब कुछ फिल्मों के जिम्मे छोड़ देना चाहते हैं। तथ्यों और सच्चाई से मुंह फेरे मोदी सरकार को आखिर कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। आखिर कब तक केवल झूठ, नफरत और बंटवारे में ही राजनीतिक अवसर तलाशते रहेंगे। सुरजेवाला ने आगे कहा कि आपका पितृ संगठन 1925 में गठन से लेकर 1947 तक देश के स्वतंत्रता आंदोलन और बापू के खिलाफ खड़ा रहा। असहयोग आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या फिर भारत छोड़ो का देशव्यापी आंदोलन हो, हर बार अंग्रेजों के साथ खड़े रहे।
जब देश आज़ाद हुआ तो पहले दिन से बांटो और राज करो अपना लिया। सुरजेवाला ने कहा कि याद करें भाजपा समर्थित सरकार में जब कश्मीरी पंडितों का उत्पीड़न और पलायन हो रहा था तब राजीव गांधी ने संसद का घेराव किया, उनकी आवाज़ उठाई, मगर भाजपा ने इस त्रासदी को मौन समर्थन दिया। राजनीतिक फायदे के लिए रथ यात्रा निकालते रहे और ये तब भी वैसे ही थे और अब भी वैसे ही हैं। सुरजेवाला ने कहा कि 8 सालों में मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडित के पुनर्वास के लिए क्या किया। कश्मीर में फिर से हालात बदतर हुए, हिंसा बढ़ी और हजारों कश्मीरियों को पलायन करना पड़ा। और जब कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं कर सके तो फिल्म दिखाने में जुट गए। नफरत की खेती से फायदे की फसल कब तक। जहाँ दोस्तों सुरजेवाला ने कहा कि जब कश्मीरी पंडित पलायन को मजबूर थे तब आपके समर्थन में दिल्ली की सरकार चल रही थी। उस समय सीएम श्री जगमोहन गवर्नर थे और उन्होंने जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लिया था। उस समय भाजपा और आडवाणी रथ यात्रा में व्यस्त थे और उस रथ यात्रा के संचालक इवेंट मैनेजर मोदी जी थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में हार पर मंथन के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। प्रियंका गांधी की लगातार तीसरे दिन बैठक। जहां दोस्तों कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी हाल ही में राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार को लेकर पिछले 3 दिनों से प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श कर रही है। इस क्रम में उन्होंने गुरुवार को भी नेताओं से अलग अलग मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी की इस बातचीत में चुनाव नतीजों की समीक्षा के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर भी गहन चर्चा कर रही है। प्रियंका ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ सामूहिक रूप से गुरुद्वारा रकाबगंज स्थित कांग्रेस के वॉर रूम में समीक्षा बैठक में गहन मंत्रणा की। प्रियंका गांधी राज्य विधानसभा के चुनाव के नतीजों की समीक्षा को लेकर आयोजित बैठक के बाद अब वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों से अलग अलग चर्चा कर रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव का प्रदेश के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं एवं पदाधिकारियों के साथ 1-to-1 मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी, कहा केंद्र के हस्तक्षेप के बिना हो यहां पर चुनाव। जी हां दोस्तों, दिल्ली में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना दिल्ली में स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित तरीके से चुनाव कराने की मांग की है। ज्ञात हो कि पिछले हफ्ते प्रदेश चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान आखिरी समय पर टाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि चुनावों को तय वक्त पर कराया जाना चाहिए और चुनाव का शेड्यूल केंद्र से हुई बातचीत की वजह से टाला नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जो तीनों एमसीडी को एक करने की संभावना पर अनौपचारिक बातचीत की है उसका असर चुनावी शेड्यूल पर नहीं पड़ना चाहिए। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले राज्य चुनाव आयोग को उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार की चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी में कहा गया कि केंद्र सरकार तीनों नगर निगमों को फिर से एक करना चाहती है और इसको लेकर विधेयक जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा, इसीलिए अभी चुनाव नहीं कराया जाए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि किसके कहने पर कांग्रेस छोड़कर थामा ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का हाथ। जी हां दोस्तों, हाल ही में कांग्रेस छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हुए बॉलीवुड के बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलासा किया है कि उनकी पार्टी बदलने के पीछे किसकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। अभिनेता से नेता बनने शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ने आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है और सिन्हा ने एक टीवी चैनल से बातचीत में जानकारी दी है कि टीएमसी में शामिल होने के लिए उन्हें यशवंत सिन्हा और प्रशांत किशोर ने प्रेरित किया था। यशवंत सिन्हा भी पिछले साल बीजेपी से टीएमसी में शामिल हो गए थे। प्रशांत किशोर बंगाल चुनाव में तृणमूल के रणनीतिकार रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल होने उनके लिए एक बड़े सम्मान की बात। ईवीएम में धांधली के बाद अखिलेश यादव ने अब पैसे बांटने का लगाया आरोप। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर बेईमानी से जीत हासिल करने का आरोप लगा रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए धांधली का आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव ने भाजपा पर पैसे बांटकर वोट हासिल करने का भी आरोप लगाया है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट पर समर्थकों के बीच पहुंचे और यहां
कुल्हड़ वाली चाय पीते हुए उन्होंने कुछ समर्थकों से बात भी की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें अखिलेश यादव भाजपा पर बेईमानी से जीतने का आरोप लगाते हुए गांव वालों से पूछते हैं कि उन्हें कितना पैसा दिया गया था। वीडियो में अखिलेश यादव के हाथ में कुल्हड़ वाली चाय है, वो लेकर वो हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोस्तों भाजपा पर कथित तौर पर यहाँ पर पैसे बांटने का आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया के बाद राहुल गांधी ने भी फेसबुक पर बोला हमला, कहा लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों देश में 5 अहम राज्यों में चुनाव प्रक्रिया खत्म हो गई है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब और अन्य राज्यों में भाजपा ने बहुमत हासिल किया है और इस चुनाव में कांग्रेस को हार मिली है, जिस वजह से अब वो बीजेपी पर आरोप भी लगा रही है। बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फेसबुक के पक्षपाती रवैये का मामला उठाया था, जिसके बाद सांसद राहुल गांधी ने भी निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अल जजीरा की कुछ रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें दावा किया गया है कि फेसबुक की मदर कंपनी मेटा ने बीजेपी को कम दाम में विज्ञापन सेवा प्रदान की और साथ ही बीजेपी के मतदाताओं तक पहुंचने में मदद की। और इन रिपोर्ट्स को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि लोकतंत्र के लिए ये बहुत खराब है। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि फेसबुक और सत्ता की मिलीभगत से जिस तरह सामाजिक सौहार्द को खराब किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों के दिमाग में नफरत भरी जा रही है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात चुनाव से पहले शुरू हुआ नेताओं के पलायन का दौर, कांग्रेस में शामिल हुआ आदिवासी चेहरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार लड़ाई सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच की नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास कर रही है। और इसी बीच चुनाव से ठीक पहले नेताओं के पलायन का दौर भी शुरू हो गया है। भारतीय ट्राइबल पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश वासवा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और उनका कांग्रेस में आना इसीलिए मायने रखता है क्योंकि गुजरात की राजनीति में जब भी आदिवासियों के हक की बात आती है, राजेश वसावा ने हर बार उनके मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। आदिवासी समाज में उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा देखी जाती है और इसी वजह से अब जब राजेश वसावा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है तो इसे चुनावी लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद राजेश वसावा ने कहा कि हमारी ये नई लड़ाई हमारे अस्तित्व को बचाने की है और हम आदिवासी के हक की बात करते हैं। हमें आदिवासियों को हक दिलवाना है और हर हालत में दिलाएंगे। सालों से आदिवासियों के हक के लिए लड़ाई कांग्रेस करती आई है और इसीलिए फैसला किया कि कांग्रेस ज्वाइन कर लिया जाए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि पंजाब से आ रही है। भगवंत मान कुछ ही देर में करेंगे बड़ा ऐलान, कहा इतिहास में आज तक किसी ने ऐसा फैसला नहीं लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की कमान संभाल ली है। विधानसभा का सत्र भी शुरू हो गया है। इसमें प्रोटेम स्पीकर विधायक को शपथ दिला रहे हैं और इस बीच भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा है कि वो आज पंजाब की जनता के हित में एक बड़ा फैसला लेंगे। भगवंत मान ने ट्वीट में लिखा कि वो ऐसा फैसला लेंगे जो पंजाब के इतिहास में आज तक नहीं लिया गया। हालांकि फैसला किस बारे में होगा इस बारे में उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने इतना ही लिखा है कि वो कुछ ही देर में इसका ऐलान कर देंगे। बता दें कि भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में सीएम पद की शपथ ली थी और इसके बाद पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय में अपना पदभार संभाला। मुख्यमंत्री के सचिवालय में दाखिल होने पर जश्न जैसा माहौल देखने को मिला और हर तरफ और बालकनी में खड़े कर्मचारियों की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने सिविल सचिवालय में पंजाब पुलिस की 82वीं बटालियन की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर लिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर फाइल्स पर सियासत तेज, भूपेश बघेल ने कहा कि फिल्म में सब आधा अधूरा दिखाया गया। जी हाँ दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा अब राजनीतिक गलियारों में भी होने लगी है। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी इस फिल्म को लेकर अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है। बुधवार रात को फिल्म देखने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि फिल्म में हिंसा के अलावा कुछ भी नहीं है, सब आधा अधूरा दिखाया गया है। वहीं दोस्तों, सीएम कश्मीर फाइल्स देखकर लौटा हूं। फिल्म में दिखाया गया है कि भाजपा के सहयोग से चल रही सरकार ने कश्मीर में पंडितों को रोकने का प्रयास नहीं किया था, बल्कि उन्हें जाने को कहा। वहां सेना नहीं भेजी गई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने जब लोकसभा का घेराव किया तब सेना भेजी गई थी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि फिल्म में आधा सच दिखाया गया है। फिल्म में एक हिस्सा दिखाया जाना उचित नहीं है। ये इसके माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं और 2024 की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये बहुत गलत दिशा में देश को ले जाने वाली बात है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि
कश्मीरी फाइल में क्या तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और क्या इससे चुनाव में फायदा लेने की कोशिश की गई है, जरूर कमेंट करके अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुकेश सहनी का एनडीए से यू टर्न, तेजस्वी से बोले 2.5 साल मैं भी रहूंगा सीएम, मंजूर है तो बनाइए सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री व विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बड़ा ऑफर दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि तेजस्वी 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने की चाहत छोड़ दें। यदि वो 2.5 साल के लिए खुद और इतने ही दिन के लिए उन्हें यानी कि मुकेश सहनी को या निषाद समाज के किसी अन्य नेता को सीएम बनाने की बात पर आगे आए तो वीआईपी उनके साथ है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से लालू प्रसाद यादव को मानते रहे हैं, लालू हमेशा उनके दिल में रहेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बंगाल से आ रही है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश, टीएमसी विधायकों को लगा धमकाने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया है। शुभेंदु अधिकारी पर टीएमसी विधायक कृष्ण कल्याणी, सोमेन रॉय, विश्वजीत दास और तन्मय घोष को धमकाने का आरोप लगा है। गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया। विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि प्राथमिक रूप से यह आरोप सही प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसे स्वीकार किया जा रहा है और इसे विशेषाधिकार कमेटी को पूर्ण जांच के लिए भेज दिया गया है। हालांकि विधानसभा में मुख्य सचेतक और बीजेपी विधायक मनोज टिग्गा ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि यह आरोप पूरी तरह से गलत है। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में वापसी करने वाले 4 विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक शुभेंदु अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी ने उनके घर पर आयकर की छापेमारी की धमकी दी है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने इस आरोप को आधारहीन बताया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस में होंगे बड़े बदलाव, सोनिया गांधी ने इन नेताओं को सौंपी 5 राज्यों की जिम्मेदारी। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 राज्यों में चुनाव के बाद की स्थिति का आकलन करने और अपनी चुनावी हार के बाद संगठनात्मक परिवर्तन का सुझाव देने के लिए 5 सीनियर नेताओं को नियुक्त किया है। जयराम रमेश को मणिपुर, अजय माकन को पंजाब में स्थिति का आकलन करने का काम सौंपा गया है। राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल को गोवा के हालात का आकलन करने को कहा गया है। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद की स्थिति का आकलन करेंगे और बदलाव का सुझाव देंगे, जबकि अविनाश पांडे को उत्तराखंड में ऐसा करने के लिए कहा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार को कांग्रेस की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव के बाद की स्थिति का आकलन करने के लिए नेताओं को नियुक्त किया है और तत्काल प्रभाव से विधायक उम्मीदवारों और महत्वपूर्ण नेताओं से राज्यों में संगठनात्मक परिवर्तन का सुझाव। यूपी में भाजपा सरकार बनने पर युवक ने जलाई मार्कशीट, बोला अखिलेश की सरकार बनने पर नौकरी मिलने की थी हमें उम्मीद। जी दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में विधानसभा चुनावों से समाजवादी पार्टी की हार से मायूस करहल के एक युवक ने अपने शैक्षिक अभिलेख ही जला दिए। मैनपुरी में इस सीट से अखिलेश यादव ने अपना विधानसभा चुनाव जीता है। युवक प्रदेश में सपा की सरकार न बनने पर हताशा जता रहा है और उसका कहना है कि अब उसे अपनी सरकारी नौकरी लगने की कोई उम्मीद नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। अखिलेश यादव इस सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीते हैं और चुनाव के दौरान सपा समर्थक युवाओं में जबरदस्त उत्साह था, परंतु परिणाम आने के बाद जब सपा की सरकार नहीं बनी तो ज़्यादातर हताशा में डूबे हैं और इसी हताशा में करहल कस्बा में मोहल्ला देवी रोड निवासी शील रतन साके ने अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र जला डाले। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूरे उत्तर प्रदेश में ईवीएम की चौकसी करने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस केस। जी हाँ दोस्तों, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव की 10 मार्च को हुई वोटिंग की गिनती के एक दिन पहले मतगणना केंद्रों में प्रवेश करने के पहले सरकारी वाहनों की जांच के लिए पुलिस केस का सामना कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव की काउंटिंग के पहले उस समय विवाद खड़ा हो गया था जब सत्तारूढ़ बीजेपी की प्रमुख प्रतिद्वंदी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने बनारस के एक काउंटिंग सेंटर से ईवीएम मशीन की चोरी का आरोप लगाया था। यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से वोट की गिनती शुरू होने के पहले ईवीएम की पूरी समय
चौकसी करने को कहा था और इसी रात और अगले दिन बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के सभी 75 जिलों की काउंटिंग सेंटर पर एकत्रित हुए थे। कई स्थानों से ऐसे वीडियो भी सामने आए थे जिनमें काउंटिंग सेंटर से प्रवेश से पहले इन कार्यकर्ताओं को सरकार वाहनों की जांच करते देखा गया था और इस संबंध में पूर्वी उत्तर प्रदेश सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ 7 अलग अलग केस दर्ज कर लिए गए हैं। बस्ती के पुलिस प्रमुख आशीष श्रीवास्तव ने एक बयान में कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काउंटिंग के एक दिन पहले अनाधिकृत तरीके से सरकारी अफसरों के वाहनों की जांच कर रहे थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी का बीजेपी को संदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बावजूद पार्टी के लिए आने वाले राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके पास देश भर में मनोनीत प्रतिनिधियों की कुल संख्या का आधा भी नहीं है। ये कहते हुए कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, ममता बनर्जी ने कहा कि जिनके पास देश में कुल विधायकों की संख्या के आधे भी नहीं है, उन्हें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां पिछली बार की तुलना में मजबूत है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव इस बार बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला है और उनके पास देश के कुल विधायकों के आधे भी सीट नहीं है। विपक्षी पार्टियों के पास देश भर में उनसे ज्यादा विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ तक कि यूपी विधानसभा चुनाव में हारने वाली सपा के पास भी पिछली बार की तुलना में अधिक। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।